जय हो बजरंगबली की दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा में। दोस्तों, आज मैं आपको कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको आज अपने साथ घटी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ जिनका मेरे पास आज तक ना तो कोई जवाब है, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। तो आइए सुनते हैं मेरे कुछ डरावने अनुभव। और हाँ, अगर आपको आज मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की सच्ची घटनाएं मेरी नानी के घर से जुड़ी हुई हैं। इस घर के बारे में कई पंडितों ने मेरे नाना नानी को बताया था कि वहाँ कुछ तो ठीक नहीं था। शायद वहाँ कोई ऊपरी बला थी। पर अब ऐसा कुछ महसूस नहीं करता कोई वहाँ पर। पहले वहाँ बहुत कुछ हुआ था। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे किस्से जो मेरे सामने ही घटे थे। दोस्तों, ये पहली घटना तब की है जब मैं सिर्फ 7-8 साल का था। तो गर्मियों की छुट्टी में मैं और मेरी मौसेरी बहन, जो मुझसे 1 साल छोटी है, अपनी नानी के घर में थे। एक दिन की बात है, हम दोनों घर के पिछले हिस्से में खेल रहे थे और वहाँ एक शोकेस रखा था जिस पे रखे सामान के साथ हम लोग खेल रहे थे। वो शाम का समय था और घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। अब जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये उस ज़माने की बात है जब इंटरनेट और मोबाइल नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी। और उस समय घर में इस्तेमाल होने वाला सामान जैसे पंखा, शोकेस, टेबल इत्यादि बहुत टिकाऊ और अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था। अब जो मैंने पंखे वगैरह देखे हैं या मैं देखता हूँ, तो ये बहुत ही हल्के और लो क्वालिटी के बनते हैं। वहीं पहले ये सब सामान भारी और अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था। तो वो शोकेस जिसके सामने हम खेल रहे थे, वो भी बहुत भारी भरकम था और उसे हिलाना बच्चे तो छोड़ो, बड़े इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल था। अब दिन बिल्कुल ढल ही चुका था और रात होने को थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों ही बहुत डर गए। ना जाने कैसे अचानक वो शोकेस खुद ब खुद पूरा का पूरा हिल गया, जैसे किसी ने उसे एक तरफ से पकड़ के पूरा आगे पीछे हिला दिया हो कई बार। और फिर सब शांत हो गया। अब मेरी मौसेरी बहन ने मुझे देखा और मैंने उसे, और हम बिना एक शब्द बोले वहाँ से भागते हुए घर के बाहर निकल गए। हालाँकि हम लोग उस वक़्त बहुत छोटे थे, पर हमारी कॉमन सेंस ने हमें बता दिया था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ थी और हमें फटाफट वहाँ से निकलना था। बाद में जब सब बड़े लोग वापस घर आए, तो हमने उन्हें ये बात बताई, पर किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। पर आज भी जब हम इतने बड़े हो चुके हैं और मेरी मौसेरी बहन, जो अब 2 बच्चों की माँ है, उससे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि याद है वो दिन, क्या हुआ था वो? तो वो बस असमंजस भरी निगाहों से मना करते हुए मुझे देख के मुस्कुराती है और उसका जवाब यही होता है कि पता नहीं क्या हुआ था वो उस दिन। दोस्तों, ये दूसरी घटना भी तब की है जब मैं 7-8 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक बार की बात है, काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था सोने के लिए। अब ये बात तब की है जब दिल्ली में भी फैक्ट्रीज़ चला करती थी। हालाँकि बाद में, जहाँ तक मुझे याद है, 1996 में सरकार ने पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रीज़ को दिल्ली से बाहर जाने का ऑर्डर दिया था। तो ये बात उससे पहले की है। मेरी नानी के घर के पीछे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। आज उसकी जगह नई बिल्डिंग्स ने ले ली है। रात को वहाँ काम तो नहीं हुआ करता था, पर उसके बाहर की बत्तियाँ जली रहती थी। और मेरी नानी का घर कुछ इस तरह से बना हुआ था कि वो एक फ्लोर में ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो एक पहला हिस्सा जहाँ हम लोग सोया करते थे, और फिर बीच में एक खुली जगह के बाद दूसरा हिस्सा जहाँ मेरे मामा-मामी का कमरा था। अब ये जो बीच का खुला हिस्सा था, वहाँ पड़ोसियों की और हमारी छत के बीच जो दीवार थी, उसकी परछाई उस फैक्ट्री से आती लाइट की वजह से दीवार पर पड़ती थी। अब मैं अपनी मम्मी के बगल में लेटा हुआ था
और मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। मैं मम्मी से हर रोज़ एक कहानी सुना करता था। उस दिन भी मम्मी ने कहानी सुनाई और सो गई। सब लोग सो चुके थे, मुझे छोड़ के। रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 12 से 1 बजे का टाइम था। अब ये आज वाला टाइम नहीं था, तो उस वक़्त 12 से 1 मतलब घोर सन्नाटा। अब सब लोग सो चुके थे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो ना जाने क्यों मैंने सर उठा के उस खुले हिस्से वाली जगह के पीछे की दीवार पर नज़र डाली, जहाँ फैक्ट्री की लाइट से दीवार पर परछाई बन रही थी। और मैंने जो देखा वो मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या था। मैंने देखा 2 पैर इधर से उधर चल रहे थे उस दीवार के ऊपर। अब ऊपर से मेरा मतलब है उस दीवार से 2-3 इंच ऊपर। वो पैर दीवार को छू नहीं रहे थे और वो आगे जाते और फिर वापस आते। वो किसी औरत के पैर लग रहे थे। अब मैं एक बच्चा था, मैं कन्फ्यूज़ हो गया और कुछ समझ भी नहीं पाया। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर आज तक मुझे समझ नहीं आया वो मैंने उस रात क्या देखा था। अब ये तीसरी घटना मेरे मामा की छोटी लड़की के साथ घटी थी। तब मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं था और वो मुझसे 8-9 साल छोटी है। बात कुछ ऐसी है कि उसे पहले कुछ हरा-हरा उड़ता हुआ दिखाई देता था अपने आस-पास। ऐसा कुछ-कुछ दिनों में हुआ करता था। वो हमें इशारा करके कहा करती थी, "देखा ये क्या चीज़ उड़ रही है, आपको दिखी?" हम उससे पूछा हम उससे पूछते थे कि क्या है वो चीज़, तो वो बताती कि बड़ी-बड़ी मधुमक्खियों जैसी पर हरी-हरी उड़ने वाली कोई चीज़, जो सिर्फ़ उसे ही दिखती थी। अब मैं यहाँ पे ये साफ-साफ बता दूँ, ना तो उसे नज़र की, ना कोई दिमाग की दिक्कत थी। वो एक बिल्कुल स्वस्थ बच्ची थी और आज वो एक आईटी फ़र्म में अच्छी पोस्ट पे है। अब वो जब भी हम लोगों को ये बताती तो घर के सब बच्चे उसका मज़ाक उड़ाते थे। पर ये सुनते ही मेरी नानी बहुत गंभीर हो जाया करती थी और मुझे याद है मेरी नानी उसके ऐसे कहने पे मंदिर से माता की भभूत लाके उसके माथे पे लगा देती थी, जिससे वो शांत हो जाती थी और उसको वो उड़ती चीज़ भी दिखाई देना बंद हो जाया करती थी। उस समय तो हमें इतनी अक्ल नहीं थी, पर अब मैं सोचता हूँ तो पता लगता है कि वो कितनी सीरियस चीज़ थी और क्यों मेरी नानी इतनी गंभीर हो जाया करती थी। सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि भभूत लगाते ही उसको वो सब दिखना बंद हो जाया करता था। उस समय उसको पता भी नहीं था कि वो माता की भभूत है। बड़े होने के बाद एक दिन जब हम सब लोग साथ बैठे थे, तो मैंने उससे पूछा कि वो सब क्या दिखता था तुझे? तो उसने वही बोला कि कुछ हरा-हरा जो उसके आस-पास उड़ता था और सिर्फ़ उसे ही दिखता था। इस घटना को भी मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। दोस्तों, आज की चौथी घटना भी तब की है जब मेरे मामा की दोनों लड़कियाँ छोटी थीं और मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे मामा का घर 3 फ्लोर में डिवाइडेड है। एक शाम को घर में मेरे मामा की लड़कियाँ, मैं और मेरे नाना जी थे। मेरे नाना जी किसी काम से बाहर चले गए, जिसके बाद मैं भी थोड़ी थोड़ी ही देर में अपने दोस्त के घर चला गया। करीब 1.5 से 2 घंटे बाद जब मैं लौटा तो देखा कि मेरे नाना मेरी दोनों ममेरी बहनों के साथ बाहर खड़े थे और अड़ोसी-पड़ोसी भी झुंड लगा के खड़े थे और मेरी दोनों ममेरी बहनें भी नाना जी से चिपक के घर के बाहर ही खड़ी थीं। मैं वहाँ पहुँचा तो बगल वाली आंटी से मैंने पूछा, "इन्हें क्या हुआ?" तो उन्होंने बताया कि ये दोनों जब घर में अकेली थीं तो इन्होंने एक हाथ देखा, जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर सेकंड फ्लोर पे जा रहा हो। उस घर में बैठक के बाद ही डाइनिंग एरिया से पहले सीधे हाथ पे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, जहाँ पर इन्होंने दीवार पर एक हाथ देखा, जैसे कोई सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहा हो और घर में उनके अलावा कोई था ही नहीं। यही देख के
वो दोनों डर के मारे बाहर भागी और बगल वाली आंटी को ये बात बताई। तो वो आंटी और आसपास के कुछ लोग जब घर के अंदर गए और उन्होंने थर्ड फ्लोर तक चेक किया, तब भी उन्हें ना तो कोई दिखा और ना किसी के घर में घुसने का कोई प्रमाण मिला। वो दोनों डर के मारे घर के अंदर भी नहीं जा रही थी। इस घटना से मुझे याद आया कि वो मुझे पहले भी बताया करती थी कि भैया, जब हम दोनों घर में अकेले होते हैं तो ऊपर वाले फ्लोर के बाथरूम से नल का चलने और बंद होने की आवाज़ आती है, जैसे कोई नल का चलाए और फिर बंद कर दे, जबकि ऊपर कोई होता भी नहीं था। और ऐसा दिन के समय हुआ करता था, जब उनके अलावा घर में और कोई नहीं होता था। आज भी मैं इस घटना को याद करता हूँ तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता इसका। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे मेरे खुद के अनुभव? अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत कुछ है बताने को। धन्यवाद। जय हो बजरंगबली की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा में। दोस्तों, ये मेरे खुद के अनुभवों से जुड़े किस्सों का दूसरा भाग है। तो आइए शुरू करते हैं आज के डरावने और रहस्यमयी किस्से। दोस्तों, मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि इन किस्सों में से ज़्यादातर मेरे मामा के घर से जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले किस्से के साथ बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरी छोटी मौसी की शादी हो चुकी थी और मेरी नानी की काफ़ी समय बीमार रहने के बाद मृत्यु हो चुकी थी, जिस वजह से मेरे नाना जी अब अकेले रह गए थे। मेरे मामा मामी और मेरी दोनों ममेरी बहनें तो फर्स्ट फ्लोर पे रहा करते थे और मेरे नाना ग्राउंड फ्लोर पर। दोस्तों, पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि मेरे मामा का घर 3 फ्लोर्स में डिवाइडेड है। अब मैंने उस वक्त जॉब करनी शुरू नहीं की थी। मेरे नाना उस घर में अकेले रहने में घबराते थे। वो हमें बताते थे कि कोई उनको रात को परेशान करता है उस घर में। वो लेटते हैं तो उन्हें उठा के बिठा देता है। वो मुझे कहते थे कि मैं वहीं रहूं और उनको अकेले छोड़कर ना जाऊं। वो अपने साथ एक हनुमान चालीसा भी रखते थे, क्योंकि घर का मंदिर फर्स्ट फ्लोर पर ही था। जब कभी उन्हें घबराहट होती थी तो वो बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का जाप करते थे। दोस्तों, मैं ये बात बता दूं कि बचपन से ही मैं हनुमान जी को बहुत मानता था, पर बीच में ना जाने क्यों मैं भगवान को बिल्कुल भूल ही गया था। तो एक बार शाम को घर में सिर्फ मेरे नाना थे और मैं था, और बाहर बैठक वाले कमरे में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसके सामने मैं खड़े होके बाल बना रहा था, और वहीं बगल में दीवार पर एक शो पीस टंगा था। ना जाने क्यों मेरी नज़र उसकी तरफ गई और मैंने सोचा कि इसे जब तक कोई निकाल के ना गिरा दे, तब तक तो ये गिरेगा ही नहीं। ना जाने क्यों मैंने ऐसा सोचा और ये बात मेरे दिमाग में आई क्यों, और उस शो पीस की तरफ एक नज़र डाली मैंने ये सब सोचकर, और जैसे ही वापस बाल बनाने के लिए शीशे में अपने अस्क को देखा तो वो शो पीस खुद ब खुद नीचे गिर गया, जैसे किसी ने मेरे मन की बात पढ़ ली हो और जानबूझ के वो किया हो। थोड़ी देर मैं उसे देखता रहा और समझ ही नहीं पाया ये कैसे हुआ। फिर कुछ देर बाद उसे देख के एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बनाने के बाद मैंने उसे वापस टांग दिया। अब उस रात सोने के टाइम मैं बाहर वाले कमरे में जाके लेट गया और बत्ती बंद करी, और जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे बहुत अच्छी तरह महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे छू रहा हो। अब मैं डरा नहीं, पर मैं गुस्से में चिल्लाया, तू सोने नहीं देगा क्या? और बस उसके बाद वो सब बंद हो गया। अब इस बात से मुझे याद आया कि मेरी नानी बताया करती थी कि वहाँ
कोई बूढ़ा आदमी दिखा करता था उन्हें। नानी हमें ये बताया करती थी, पर हम इस बात को सिर्फ मजाक समझा करते थे। जैसे एक सुबह नानी ने मुझे हंसते हंसते ही बताया था कि कल रात जब टॉयलेट जाने के लिए उन्होंने डाइनिंग टेबल वाली लाइट जलाई, तो वो आदमी सीढ़ियों पे बैठा था और लाइट जलते ही फटाफट ऊपर भाग गया। उस दिन मुझे वाकई लगा कि वहां सही में कोई था। और कुछ ऐसा ही मेरी एक मौसी ने भी हम लोगों को बताया था, जब वो एक बार मेरे मामा के घर आई हुई थी। उनको भी वो पौना आदमी दिखा था एक रात। और ठीक वैसे ही जब नानी ने ये बात बताई, तो हम लोग इसको मजाक समझकर नानी पर हंसने लगे और हमें लगा कि नानी शायद हमें डराने की कोशिश कर रही है। पर जब मौसी ने भी वही बात कही, तो हमें ये चीज़ बहुत ही अजीब लगी और कहीं न कहीं थोड़ा यकीन भी हुआ कि शायद नानी मजाक नहीं किया करती हैं। अब दोस्तों, शायद उस दिन वो बूढ़ा आदमी ही था जो मुझे रात को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। अब इस घटना के कुछ दिनों के बाद मेरे नाना जी को कहीं जाना था कुछ दिनों के लिए। तो जाने से एक दिन पहले रात के समय उन्होंने मुझसे पूछा कि कल मैं जा रहा हूँ, तो तू अकेले रह लेगा ना यहाँ, जब तक मैं वापस नहीं आता। मैंने कहा हाँ। उन्होंने फिर से हंसते हुए पूछा, डरेगा तो नहीं ना अकेले यहाँ? इस पर मैंने कहा मैं किसी से नहीं डरता। अब अगले दिन नाना जी चले गए। अब ग्राउंड फ्लोर पे मैं बिल्कुल अकेला होता था। अब उन दिनों कुछ ऐसा हुआ कि एक बिल्ली जो हमारे घर में आ जाया करती थी, उसने अपने एक बच्चे को जिस कमरे में मैं सोता था उसकी अलमारी के सबसे निचले पोर्शन में ला के रख दिया था। अब वो बच्चा बहुत छोटा था, तो हम लोगों ने भी कुछ नहीं किया, ये सोच के कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये चले जाएंगे। पर अब एक अजीब चीज़ होने लगी रात को। जब मैं रात को सोता, तो हर रात मेरी नींद 2 से 3 के बीच बड़े अजीब से एहसास के साथ खुलती और आँख खुलते ही मैं घुप अंधेरे में 2 आँखों को अपने आप को घूरते पाता। ये वही बिल्ली होती थी जिसने बच्चा अलमारी में रखा हुआ था। अब ये रोज़ होने लगा, पर एक बार वो बिल्ली 2-3 दिन तक लौट के नहीं आई और उस दिन वो बच्चा बहुत रोया भूख के कारण। मैंने उसे बाहर निकाला और रुई से उसे दूध पिलाने की कोशिश भी की, पर वो बहुत छोटा था, तो वो बस रोता ही रहा। मैंने अपने मामा और मामी के काम से आने के बाद उनको सब बताया, तो मामा ने उस बच्चे को बाहर फेंकने को बोला, क्योंकि मामा ने बोला कि हो सकता है इसकी माँ मर चुकी हो। पर मामा के फर्स्ट फ्लोर पर जाते ही मैंने उसे वापस अंदर अलमारी में ले जाकर रख दिया। अब मामा मामी और मेरी दोनों ममेरी बहनें अपने फ्लोर पे जाके सो गए। सब बत्तियां बंद हो गई। मैंने भी ग्राउंड फ्लोर की बत्तियां बंद कर दी और लेट के सोने की कोशिश करने लगा, पर वो बच्चा रोए जा रहा था, तो मैं सो ही नहीं पा रहा था। तो सोने की कोशिश करते करते रात के 2 ढाई बज गए। तभी रात के सन्नाटे में मैंने किसी के ऊपर से नीचे आने की आवाज़ सुनी। आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे मेरी मामी नीचे आई हो, और फिर डाइनिंग टेबल पे पड़ी एक पन्नी हिलने की आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे लगा मामी कुछ लेने आई है शायद। पर मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लगा क्योंकि रात के 2:30 बजे मामी नीचे क्यों आएगी। पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो मामी नीचे आ ही गई है, तो मैं मामी को बताता हूँ कि ये बच्चा तो रोए ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा और मैं भी सो नहीं पा रहा हूँ। मैंने फटाफट अपने कमरे का दरवाज़ा खोला
और ये देख के हैरान रह गया कि बाहर तो खूब अंधेरा था। सिर्फ बाहर की गैलरी में एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था। अब मैं ये सब अब मैं ये सब समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि कोई चोर घुस गया है घर में। मैंने एक डंडा उठाया और पूरा घर छान मारा, पर कोई नहीं था और सब दरवाजे और खिड़कियां भी बंद थी। तो फिर कुछ सोच के मैंने फर्स्ट फ्लोर पे जाके मामी और उनके दर मामी तो फिर कुछ सोच के मैंने फर्स्ट फ्लोर पे जाके मामी औरों का दरवाज़ा खटखटाया। और जब मामी ने दरवाज़ा खोला तो मैं मामी को आधी नींद में देख के समझ गया कि मामी नीचे नहीं आई थी। फिर भी मैंने मामी से पूछा कि क्या आप नीचे आए थे अभी? मामी ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देख के बोला, नहीं। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे लगा कि शायद आप नीचे आए थे। उसके बाद मैं नीचे आके सो गया, क्योंकि अब वो बच्चा शांत हो गया था और टाइम भी 2:45 हो चुका था। पर मुझे मामी ने सुबह बताया कि मेरे जाने के बाद मामी ने ऊपर की ना तो बत्तियां बंद की और ना ही सो पाई। यह घटना भी मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि उस दिन हुआ क्या था और वो नीचे उतर कर आया कौन था। तो दोस्तों, अगर आपको इस घटना के बारे में कुछ भी समझ हो, आपकी कुछ जानकारी हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये दूसरी घटना मेरी नानी के घर की नहीं है, पर मेरे घर की है। मेरी नानी के देहांत के कुछ समय के बाद मेरी नानी के देहांत के कुछ समय बाद मेरे नाना जी भी चल बसे। अब ये घटना जब घटी तो वो श्राद्धों के समय का टाइम था। मैं रात को बाहर वाले कमरे में सो रहा था और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हिल नहीं पा रहा हूँ और कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब मैं हिल पाया तो मैं अपनी मम्मी के कमरे में गया और मम्मी को बोला कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है और मैं आपके कमरे में ही सोऊंगा। अब मैं हर रात वहीं सोने लगा, क्योंकि पिछली रात का अनुभव बहुत ही डरावना था और शायद ज़िंदगी में पहली बार मुझे डर लगा था। पर अब मेरे साथ एक चीज़ होने लगी हर रात। मैं जब भी सोने की कोशिश करता तो हल्की-सी आँख लगते ही मुझे बहुत ज़ोर की डर लगने लगता और मेरी नींद खुल जाती और मैं हिल-डुल नहीं पाता और किसी को चाहकर भी नहीं उठा पाता था। वो डर की फीलिंग लगातार आती रहती थी और फिर भगवान का नाम लेने पे वो असर खत्म होता। अब ये मेरे साथ रोज़-रोज़ होने लगा। वो डर की फीलिंग इतनी तेज़ होती थी कि कोई कमज़ोर दिल का आदमी होता तो डर से मर चुका होता। अब मुझे सोने से ही डर लगने लगा, क्योंकि मुझे पता होता था मैं सोऊँगा तो फिर वही सब होगा। वही दिल को कँपा देने वाली डर की तेज़ लहर और हाथ-पैर ना चला पाना। ये सब 1 डेढ़ महीने तक चलता रहा। फिर जैसे शुरू हुआ था वैसे ही ख़त्म भी हो गया। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ऐसा क्यों होता था और वो होता क्या था मुझे? तो मम्मी ने मुझे बोला कि वो श्राद्धों का समय था और उस समय ऊपरी हवाएं यहाँ वहाँ घूमती हैं, तो शायद वो इसीलिए होता था। ये घटना भी मुझे समझ नहीं आई कि ये सब उस 1 डेढ़ महीने मुझे क्या हुआ करता था। तो दोस्तों, अगर आपको इस बारे में कुछ भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पाया, क्योंकि ये स्लीप पैरालिसिस भी नहीं था। दोस्तों, ये तीसरी घटना तब की है जब मैं शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में था और ज़िंदगी में पहली बार गाँव गया था। अब मैं आपको बता दूँ कि मैं दिल्ली में पला-बड़ा बच्चा था जिसने कभी गाँव नहीं देखा था। पर हाँ,
मैं इमेजिन करता था और एक ऐसी जगह की कल्पना करके ड्राइंग करता था जो बहुत सुंदर है। पहाड़, हरियाली, झरने, जंगल। अब जब मैं अपने गांव उत्तराखंड गया तो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो जगह बहुत ही सुंदर थी। मैंने सोचा कि ये तो वही जगह है जिसके बारे में मैं सोचा करता था। जिसके बारे में मैं सोचा करता था। अब हुआ यूं कि मेरी बड़ी मौसी के बच्चे, मेरे नाना, नानी, मामा, मामी, मेरी मम्मी, मौसी, सब लोग वहां गए थे पूजा के लिए। अब एक रात को हुआ ये कि सब लोग बाहर सो रहे थे रात को, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि पहाड़ों में मई जून के महीने में भी मौसम अच्छा ही होता है। वहीं मेरे नाना के पुश्तैनी घर से सट के एक और घर था जो उनके चचेरे भाई का था। और उनके बड़े लड़के यानी कि जो मेरे मामा लगे, उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी, तो उनकी सभी से बहुत अच्छी बातचीत थी। उस रात उस रात मेरी उस रात सब लोग बाहर सो रहे थे, पर मम्मी, मैं और मेरी दीदी, मेरी मौसेरी बहन, अंदर ही एक कमरे में सो रहे थे, क्योंकि इन दोनों को शायद बाहर सोने में डर लग रहा था, शायद जंगली जानवरों की वजह से। और इनके कमरे से सटे कमरे में वही मामी भी सो रही थी। अब रात काफी हो चुकी थी और सब सो चुके थे, पर मेरी दीदी उठी थी। तो उन्हें कुछ हल्के हल्के बोलने की आवाज आई, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मुझे कहानी सुनने का बहुत शौक था। तो दीदी को लगा कि मेरी मम्मी मुझे कहानी सुना रही है। कमरे में घुप अंधेरा था। अब दीदी ने कंफ्यूजन में पूछा, मौसी, आप ही हो ना? तो जवाब जवाब आया, पर दीदी ने गौर किया कि हम जिस डायरेक्शन में सोए थे, ये रिप्लाई उसकी उल्टी दिशा से आया था। दीदी ने टॉर्च उठा के देखा तो देखा कि वही मामी बाल खोल के आलती पालती मारकर बैठी थी और की आवाज के साथ दीवार की तरफ देख के किसी से बात कर रही थी। और वो अजीब तरीके से हिल भी रही थी। ये देख के तो दीदी की हवाइयां ही उड़ गई और वो फटाफट बाहर भागी और नानी के साथ जाके लेट गई, डर के मारे। अगले दिन जब उन्होंने ये बात सबको बताई तो वहीं रहने वाली एक बुजुर्ग सी रिश्तेदार ने दीदी को डांटते हुए पूछा कि वहां क्यों सोए थे तुम लोग? तुम्हें नहीं पता कि रोज रात को उसकी मरी हुई सास उससे मिलने आती है और वो उससे हर रोज बात किया करती है। बस इतना सुनने के बाद डर के मारे हम लोग जब तक वहां थे उनसे किसी ने ज्यादा बात ही नहीं की। यह घटना तो पहले की है, पर मुझे बड़े होने के बाद ही ये सब पता लगा जब दीदी ने इसके बारे में हमें बताया। तो दोस्तों, ये थे आज के मेरे 3 बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स जो मेरे ही साथ हुए थे। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये घटनाएँ कैसे लगी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हनुमान जी की दोस्तों। दोस्तों, आज लेके आया हूँ आपके लिए 2 कहानियाँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की ये दोनों कहानियाँ। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि मुझे किन-किन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है या आप कैसा कंटेंट चाहते हैं मुझसे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये पहली कहानी है जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। ये कहानी मेरी इंग्लिश की बुक में थी और ये मैंने तब पढ़ी थी जब मैं छोटा था। पर ये कहानी मुझे अभी भी याद है
क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव था। अब ये जो गांव था, उससे बाहर जाते ही एक जंगल पड़ता था। अब अगर यहाँ के लोगों को बाजार या शहर जाना होता तो वो जंगल का छोटा और आसान रास्ता छोड़ के लंबा रास्ता इस्तेमाल किया करते थे। लोगों का कहना था कि उस जंगल में भूत है। इसी कारण से लोग उस जंगल से गुजरने से डरते थे। उस गांव में एक स्कूल भी था। उस स्कूल में एक मास्टर जी थे जो बच्चों को पढ़ाया करते थे, और हमेशा वो बच्चों को बताया करते कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और जो बातें गांव में हुआ करती हैं जंगल वाले रास्ते के बारे में, वो सब झूठ और अफवाह है। गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो अंधविश्वासी हैं। अब वो बच्चों को कहते कि बच्चों, इसीलिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम अपने आप को बदल सकते हैं, नहीं तो हम इन्हीं बेकार की बातों में उलझे रहेंगे। अब मास्टर जी हमेशा ये बात कहा तो करते थे, पर गांव के लोग तब भी उस भूत वाली बात पे भरोसा अ, गांव के लोग तब भी उस भूत वाली बात पे पूरा विश्वास रखते थे, और रात को तो भूल कर भी उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करते थे। पर इसके उलट मास्टर जी ऐसा कई बार कर चुके थे, और इसी वजह से उनको ये विश्वास था कि इस जंगल में कुछ नहीं है। वो गांव के लोगों का मजाक भी बनाया करते कि कितने बेवकूफ़ और अंधविश्वासी लोग हैं। पर गांव के लोग उन्हें हमेशा जंगल वाले रास्ते का इस्तेमाल करने से मना किया करते थे। पर वो कभी किसी की नहीं सुना करते थे। अब एक दिन वही मास्टर जी किसी काम से दिन के वक्त बाजार जाते हैं, जो कि गांव से बाहर कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर था। पर वहाँ के पर वहाँ पे खरीदारी करते वक्त उनको टाइम का पता ही नहीं चला, और उन्हें वहीं रात हो जाती है। अब वो जब घर के लिए आ ही रहे होते हैं, तो कई लोग उन्हें बोलते हैं, मास्टर जी जंगल से बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अब रात का समय है। इस पर मास्टर जी कहते हैं, कई बार आ जा चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ आज तक तो। और हंसते हुए उन्हें कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, इस अंधविश्वास से बाहर आओ। अब वो सबके मना करने के बावजूद उसी जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। सर्दियों का मौसम था। सूरज जल्दी डूब चुका था। ठंडी हवाएं साए साए चल रही थी। अमावस की रात थी। हर तरफ खूब अंधेरा था। सर्दी के मौसम की वजह से धुंध भी काफी थी। कुछ कुछ देर में यहाँ वहां से कुत्तों के रोने की आवाज आ जाती थी, जैसे उन्हें कुछ बुरा होने का अंदेशा हो चुका हो। माहौल माहौल बहुत ही भयानक था। ऐसा कि कोई दूसरा आदमी ऐसा भयावह मंजर देख उस रास्ते पे कदम रखने की सोचता भी नहीं। पर मास्टर जी ने तो जैसे लोगों को झूठा साबित करने का प्रण ही ले लिया था। वो बिना कुछ ज्यादा सोचे जंगल वाले रास्ते पे निकल पड़ते हैं। ठंड बहुत थी, ऊपर से रास्ता भी सही से नहीं दिख रहा था। पर मास्टर जी के पास एक टॉर्च थी, जिसकी मदद से वो रास्ता देख पा रहे थे। पर शायद उनके अंदर भी कहीं डर छुपा बैठा था, क्योंकि उल्लू की आवाज जब जब सुनाई देती मास्टर जी चौंक पड़ते। पर उन्हें पर उन्होंने अपना सफर जारी रखा। अब मास्टर जी ने आधा रास्ता पार कर लिया था, तो उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अब मास्टर जी की जगह कोई और होता तो ये देखना तो दूर कि कौन रो रहा है, वो वहां से उल्टे पैर भाग लेता। पर मास्टर जी उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां एक बच्चा बैठा था, और उसने अपना सर अपने घुटनों पे रखा हुआ था, और ये बच्चा ही रो रहा था। अब मास्टर जी ने देखा कि बच्चे ने तो उनके स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तो उन्होंने उससे पूछा तो उन्होंने उससे पूछा
कौन हो बेटा? यहाँ कैसे आए और रो क्यों रहे हो? अब जैसे ही उन्होंने ये पूछा, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। मास्टर जी फिर से बोले, कौन हो बेटा? अपना चेहरा तो दिखाओ। अब उनके ये कहते ही उस बच्चे ने ऊपर देखा। अब अंधेरे में उन्हें उसका चेहरा नहीं दिखाया। अब अंधेरे में उनको उसका चेहरा नहीं दिखा, तो उन्होंने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पे डाली। तो उन्होंने जो देखा, उसे देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा उस बच्चे का तो कोई चेहरा ही नहीं था। मतलब सर था, पर उस पर आंख, नाक, कान और मुंह थे ही नहीं। ये देख के तो मास्टर जी जैसे भौचक्के के रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने ये क्या देखा। अब शायद उनकी जगह कोई और होता तो वहीं दिल के दौरे से मर जाता, पर मास्टर जी हिम्मती इंसान थे। वो पलटे और अब बेतहाशा गांव की तरफ भागने लगे। कुछ दूर जाने पे उन्हें दूर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई, तो वो मदद की उम्मीद से वहां गए। तो देखा कि एक आदमी शॉल ओढ़े खड़ा था वहां। उसको देख के मास्टर जी की जान में जान आई। वो जब उसके पास पहुंचे तो उस आदमी ने पूछा, अरे क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? इस पर मास्टर जी ने उस आदमी को पूरे हादसे के बारे में बताया कि कैसे उन्हें एक रोता हुआ बच्चा मिला, जिसके चेहरे पर आंख, नाक, कान और मुंह कुछ नहीं था। उनकी ये बात सुन के उस आदमी ने लालटेन उठाई और अपने चेहरे के पास लाके हंसते हुए उनसे पूछा, क्या बिल्कुल ऐसे है? अब जब उस आदमी के चेहरे पे लालटेन की रोशनी पड़ी, तो मास्टर जी ने देखा कि उस आदमी का चेहरा भी उस बच्चे जैसा ही था, जिसपे आंख, नाक, कान और मुंह थे ही नहीं। बस अब ये देखते ही मास्टर जी और बर्दाश्त नहीं कर पाए, और दिल के दौरे और डर की वजह से उनकी वहीं मौत हो गई। और अगले दिन जब वो गांव में नहीं दिखे, तो खोजबीन करने पर उनकी लाश उसी जंगल में मिली। ये दूसरी कहानी मैंने एक टीवी प्रोग्राम में देखी थी। वो प्रोग्राम सच्ची घटनाओं के बारे में था। वैसी अजीबोगरीब घटनाएं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, पर जो असल में लोगों के साथ घट चुकी हैं। अब ये एपिसोड एक ऐसे कपल के बारे में था जो उत्तराखंड या हिमाचल, इन दोनों जगहों में से एक जगह पे घूमने जाते हैं। अब मुझे वो जगह पूरी तरह से याद नहीं है, पर वो कोई पहाड़ी इलाका ही था, शायद उत्तराखंड। अब होता ये है कि ये दोनों अपनी गाड़ी में दिल्ली या मुंबई जैसे किसी शहर से वहाँ कुछ दिनों के लिए घूमने जाते हैं। अब एक दिन वहाँ घूमते हुए उनको वहाँ के एक छोटे से मंदिर के बारे में पता चलता है, तो वो उस मंदिर को देखने के लिए वहाँ जाते हैं। पर वो जब वहाँ अपनी गाड़ी में पहुँचते हैं तो शाम हो चुकी होती है, और वहाँ के पंडित जी भी अपने घर जा रहे होते हैं। अब ये दोनों पंडित जी को जाता देख उन्हें रोक के उस मंदिर के बारे में पूछते हैं, पर पंडित जी उन्हें ये कह के मना कर देते हैं कि अब शाम हो चुकी है और यहाँ सूरज ढलने के बाद आना मना है। तो अब तुम लोग कल आना, अभी यहाँ से चले जाओ, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। पर पंडित जी के जाने के बाद ये लोग उनके मना करने के बावजूद वहाँ चले जाते हैं, ये सोच के कि क्या ही होगा। ये गांव के लोग तो अंधविश्वासी और गंवार हैं। अब अंधेरा लगभग हो ही चुका था, सिर्फ हल्की सी रोशनी रह गई थी। दूर दूर तक वहां कोई नहीं था, और ये दोनों वहां से जाने की बजाय गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक उनकी गाड़ी की पिछली वाली सीट पे एक औरत कहीं से आ जाती है। लंबे उलचे से बाल, डरावना सा चेहरा और बड़े बड़े नाखून, और वो चिल्लाते हुए पीछे से उस आदमी को दबोच लेती है। अब ये भयानक नज़ारा देख उसकी पत्नी इतना डर जाती है कि गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचा के भागती है। अब वो औरत उसके पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए।
अब उस जगह हर तरफ अंधेरा था, सुनसान पहाड़ी इलाका। अब उस लड़की को भागते हुए वहीं छोटा सा मंदिर दिखता है, तो वो उसी छोटे से मंदिर में बैठ जाती है डर के। वो औरत भागते हुए जब वहां पहुंचती है तो उस मंदिर में उस लड़की को बैठा देख उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो मंदिर के पास नहीं आ पाती और गुस्से में वहीं खड़े होके उसे वहां से बाहर आने का इंतजार करती है। पर जब काफी देर हो जाती है और सुबह होने वाली होती है तो वो औरत वहां से चली जाती है। अगले दिन जब पंडित जी सुबह सुबह मंदिर पर आते हैं तो उस लड़की को वहां सोता देख हैरान रह जाते हैं। वो उसे उठाकर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें जाने को कहा था कल। इस पर वो लड़की रोते हुए उन्हें पिछली रात की पूरी घटना बताती है। फिर गांव वालों को इकट्ठा करके उस लड़की के पति की तलाश शुरू की जाती है, पर वो कहीं मिलता ही नहीं और ना ही उसकी लाश ही मिलती है। और वो लड़की समझ ही नहीं पाती कि उसका पति गायब कहाँ हो गया। अब दोस्तों, इस दूसरी कहानी में आपको क्या लगता है कि वो औरत कौन थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हनुमान जी की दोस्तों।